तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने कक्षा 11वीं में राजनीति विज्ञान के अध्याय 1 में पढ़ा था संविधान क्यों और कैसे, जिसमें हमने संविधान का अर्थ, उसकी परिभाषा एवं उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम उसके आगे पढ़ेंगे। नंबर 3 जो संविधान का प्रकार था, परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान। परिवर्तनशीलता के आधार पर तो परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है परिवर्तनशील संविधान, नंबर 2 है अपरिवर्तनशील संविधान। सबसे पहले पढ़ेंगे हम परिवर्तनशील संविधान। तो परिवर्तनशील संविधान या इसको हम बोलते हैं लचीला संविधान। तो परिवर्तनशील संविधान वह संविधान होता है जिसमें साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार के संविधान के अंतर्गत संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं होता। संविधान संशोधन संबंधी कानून भी उतनी ही सरलता से पारित किया जा सकता है जिस प्रकार साधारण कानून को पारित किया जाता है, तथा राज्य की व्यवस्थापिका सभा को अपने साधारण रूप में संशोधन संबंधी कानून पारित करने का अधिकार प्राप्त होता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परिवर्तनशील संविधान परिस्थितियों के अनुरूप सुगमता पूर्वक परिवर्तित या संशोधन किया जा सकता है। तो परिस्थितियां जैसे बदलती है, जैसे समय के अनुसार परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार हम संविधान में भी परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा आता है अपरिवर्तनशील संविधान। तो अपरिवर्तनशील संविधान या इसको हम बोलते हैं कठोर संविधान। अपरिवर्तनशील संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित वह संविधान होता है जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया कठिन होती है या कठोर होती है, जिसमें संशोधन के लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया की व्यवस्था होती है और संवैधानिक कानून तथा साधारण कानून में स्पष्ट रूप में भेद किया जाता है। इस प्रकार के संविधान में संशोधन करने के लिए राज्य और संसद अथवा व्यवस्थापिका को साधारण रूप में अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो संशोधन करने के लिए व्यवस्थापिका सभा से एक उच्चतर संस्था की आवश्यकता होती है। साधारण कानूनों को पारित किए जाने वाली प्रक्रिया में संविधान संशोधन संबंधी कानून पारित ही नहीं किए जा सकते हैं। अपरिवर्तनशील संविधान को परिभाषित करते हुए डॉक्टर गार्डनर ने लिखा है कि जो संविधान साधारण कानून के विपरीत किसी पृथक स्रोत से उत्पन्न होते हैं और कानूनी दृष्टि से उच्च होते हैं और उनके संशोधन की प्रक्रिया भी भिन्न प्रकार होती है, वे कठोर अथवा अपरिवर्तनशील संविधान कहलाते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान इस प्रकार के संविधान का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि वहाँ की कांग्रेस जो व्यवस्थापिका है को संविधान में संशोधन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वहाँ के संविधान में संशोधन करने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित संशोधन प्रस्ताव का 3/4 राज्यों को व्यवस्थापिकाओं द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य होता है।
अपरिवर्तनशील संविधान के कुछ गुण हैं। तो सबसे पहला गुण है स्पष्टता एवं सुनिश्चितता, दूसरा है स्वायत्व, तीसरा है संघात्मक शासन के लिए उपयुक्त, और चौथा है जनता के अधिकारों की सुरक्षा। अपरिवर्तनशील संविधान के कुछ दोष हैं जिनमें राज्य को या राज्य की प्रगति में बाधक, क्रांति की संभावना, राजनीतिक जीवन के विकास में बाधक, अधिकारों की सुरक्षा संभव नहीं, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो ये हैं अपरिवर्तनशील संविधान के कुछ दोष। उसके बाद हम देखेंगे हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो हमें संविधान की आवश्यकता को निम्न आधार पर समझ सकते हैं। कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिन आधारों पर हम संविधान की आवश्यकता को समझ सकते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता किस लिए जरूरी है। तो सबसे पहले आता है कि संविधान जो है वो तालमेल बढ़ाता है। संविधान तालमेल बढ़ाता है। तो भारत में विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति और विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। इतनी विभिन्नताओं के बावजूद यहाँ के लोग एक साथ रहते हैं। अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के, अनेक समुदायों के हमारे देश में लोग निवास करते हैं। लेकिन इन सब विभिन्नताओं के बाद भी देश में सभी लोग एक साथ निवास करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं तथा एक दूसरे की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। इस प्रकार विविधतापूर्ण देश को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त नियमों की आवश्यकता होती है, जो ऐसे नियम जो समाज में या सभी लोगों के लिए मान्य हों। तो इन नियमों को ही संविधान कहा जाता है, जो विविधतापूर्ण देश के लोगों की व्यवस्थित करता है या लोगों के लिए एक साथ काम करने के लिए व्यवस्थित करता है, एक साथ रहने के लिए। और दूसरा पॉइंट आता है निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टता। निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टता। तो निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टता है, संविधान यह तय करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करता है या समाज में अराजकता फैलता है तो उस पर निर्णय लेने की किसको जरूरत है, किसे आवश्यकता है या उसका निर्णय कौन करेगा। तो संविधान यह तय करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार कैसे निर्मित होगी या सरकार का निर्माण कैसे होगा। तो जैसे राजशाही में निर्णय लेने की शक्ति एक राजा के हाथों में होती है, उसी प्रकार साम्यवादी संविधान में शक्ति एक पार्टी के हाथ में होती है। तो आधुनिक लोकतंत्र में संविधान बनाने की शक्ति जनता के हाथों में देती है, या जो लोकतांत्रिक देश हैं, जिन देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था है, जैसे भारत हो गया, तो भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है। तो ऐसे लोकतांत्रिक देशों में कानून बनाने या संविधान बनाने की जो शक्ति है वो उस देश में निवासरत जनता के हाथों में निहित है। तो आधुनिक लोकतंत्र में संविधान या कानून बनाने की शक्ति जनता के हाथों में देती है। जनता यह शक्ति अपने चुने हुए
प्रतिनिधियों को प्रदान करती है, क्योंकि देश की संपूर्ण जनसंख्या एक संसद में नहीं पहुंच सकती। तो जनता क्या करती है, अपना क्षेत्र का एक प्रतिनिधि चुनती है, फिर वो प्रतिनिधि संसद में जाता है। तो वो जो प्रतिनिधि होता है वो किसका होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है। तो जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है जो जनता की तरफ से कानून बनाते हैं तथा उसे लागू करते हैं। भारत में कानून बनाने वाली संस्था को संसद कहते हैं और उसे लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका और न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका कहते हैं। तो शासन के जो हैं या सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हमारे देश में जो कानून बनाने की व्यवस्था की गई वो किसके पास है, व्यवस्थापिका के पास है। दूसरा है कार्यपालिका, जो उन कानूनों को लागू करती है और जो उन कानूनों के आधार पर न्याय देती है, वो है न्यायपालिका। तो संविधान में इन संस्थाओं तथा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारे का उल्लेख स्पष्ट होता है कि केंद्र के पास क्या शक्तियां हैं और राज्य के लिए क्या शक्तियां हैं। तीसरा पॉइंट आता है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। तीसरा पॉइंट आता है सरकार की शक्तियों की सीमाएं। तो संविधान का काम है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों को कोई भी सीमा तय करे। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। जो नियम कानून संविधान में होते हैं, सरकार उन नियम कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो देश का संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। इसके लिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर देता है ताकि कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन ना कर सके। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। चौथा आता है समाज की आकांक्षाएं व लक्ष्य। तो संविधान का काम है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता को या जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सरकार से लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। इसी प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी समस्त नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करने तथा भेदभाव रहित समाज स्थापित करने की बात की गई है और इन आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सरकार को सामर्थ्य प्रदान किया गया है ताकि वह एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकें। और पांचवा पॉइंट आता है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। राष्ट्र की बुनियादी पहचान। तो संविधान किसी देश की, राष्ट्र की, समाज का बुनियादी पहचान है। संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। तो संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। संविधान नागरिकों की बुनियादी पहचान प्रदान करता है। भारतीय संविधान संपूर्ण भारत के लिए सामान्य स्थिति में एक समान नागरिकता प्रदान करता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में संविधान को समर्थ और प्रभावी बनाने के प्रावधान।